हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, क्योंकि इसका हमने पहला पार्ट तो पहले ही बना दिया था। और इस लेक्चर को देखने से पहले वो जरूर देखना, क्योंकि तभी ये थोड़ा सा तुम इसे अंडरस्टैंड कर पाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों पहले एक बार उसका ओवरव्यू ले लेते हैं, जो हमने पहले डिस्कस करा था पहले पार्ट में। हालांकि उसे पूरा डिटेल में जानना तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं। दोस्तों हमारे देश में न्यायपूर्ण वितरण और समावेशी विकास के लिए आजादी से पहले ही, जब तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, पहले से ही बात की जाती थी। लेकिन जब हमारा देश आजाद हो गया, हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीटी नेहरू के द्वारा क्या करा गया, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करी गई। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लॉन्च हुई थी। कब तक? पंचवर्षीय योजना तो 5 वर्ष के लिए। और किस देश से हमने इसकी ये मॉडल कॉपी पेस्ट करा था? रूस से करा था। कहां से? रूस। याद रखना, ये रूस में ये पंचवर्षीय योजना शुरू करी गई थी 1928 में। और इसके लिए हमने एक अलग से योजना बोर्ड, योजना आयोग की स्थापना कर दी थी। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी के बाद हमने योजना अवकाश कर लिया था। क्यों? क्योंकि 1962 का चीन युद्ध हो गया, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। इसके बाद अकाल पड़ गया। हमारे देश के जो सबसे प्रिय प्रधानमंत्री थे पीटी नेहरू साहब, उनकी भी डेथ हो चुकी थी। अस्थिरता का माहौल था, इस वजह से हमने योजना अवकाश लागू कर दिया। इसके बाद हमने फिर 1969 में अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू करी। फिर उसके बाद हमने 5वीं शुरू करी। 5वीं के बाद जो तुम्हें पता 1975 में हमारे देश, 1975 से 1977 तक हमारे देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी, यानी कि आपातकाल थोप दिया गया था हम पे। तो इस वजह से कांग्रेस की सरकार गिर गई, जनता दल की सरकार आई। जनता दल की सरकार ने क्या करा? जनता दल की सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को हटाकर रोलिंग प्लान की शुरुआत करी। और रोलिंग प्लान की शुरुआत होने के बाद लगभग 2 साल ये चल पाए। इसके बाद फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई, फिर से इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बन गई, और इसके बाद फिर से पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हो गई। हमने टोटल 6 पंचवर्षीय इस टाइम में देखी। और इसके बाद हम आज 7वीं पंचवर्षीय योजना से अपना लेक्चर शुरू करने वाले हैं। इतना सब कुछ बताने के बाद एक क्वेश्चन मेरा ये है कि ये बताओ, पहली दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? बस इतना बताना। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अब दोस्तों इस लेक्चर शुरू करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों बात करते हैं हम 7वीं पंचवर्षीय योजना की। यहाँ पे मैंने पंचवर्षीय योजना लिख दी, यहाँ पर उद्देश्य, और यहाँ पे मैंने इसके लक्ष्य लिख दिया, टारगेट क्या था। दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के दौरान शुरू हुई। एक चीज मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं, जो उस समय पर प्रधानमंत्री होता था वो इन योजना, जितनी भी पंचवर्षीय योजना थी, इनका अध्यक्ष कहलाता था। तो इस समय पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कौन थे? राजीव गांधी साहब। राजीव गांधी जी के द्वारा 7वीं पंचवर्षीय योजना लॉन्च की गई थी। और एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है कि बताओ 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, या पंचवर्षीय योजना के या योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। इस तरीके से ही पूछा जाता। हमारे देश में जो योजना बोर्ड, जिसे योजना आयोग मैं बता रहा हूं बार बार, इसकी स्थापना कब करी गई थी? याद रखना, ये 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना करी गई थी। और देखो इसका उद्देश्य क्या था? जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका उद्देश्य क्या रखा गया इनके द्वारा? तो इनके द्वारा उद्देश्य देखो क्या, रोजगार और तकनीक के माध्यम से उद्योगों का विस्तार, रोजगार में वृद्धि करना और टेक्नोलॉजी का विस्तार करना। तुमने ये आज कंप्यूटर वगैरह देखते हो ना तुम, ये राजीव गांधी जी की देन है। ये विदेशों से टेक्नोलॉजी लेकर आए थे राजीव गांधी जी हमारे देश में। देखो चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जब कांग्रेस की सरकार होती तो बीजेपी उनकी आलोचना करती, और जब बीजेपी की सरकार होती तो कांग्रेस उनकी आलोचना करती। तो लेकिन इन सब चीजों से अलग एक हमारा देश है प्यारा सा। हमारा जो मुख्य फोकस होना चाहिए वो देश के विकास में होना चाहिए, ना कि लड़ाइयों में। तो रोजगार में वृद्धि करना और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे यहाँ के जो उद्योग है उनका विस्तार करना। तो ये इसमें उद्देश्य रखे गए थे। इन्होंने देखो यहाँ पर टारगेट रखा कि हम ना 5% वार्षिक वृद्धि दर करेंगे हर साल। जीडीपी हमारी कितनी चलेगी? 5% की दर से बढ़ेगी। लेकिन हमने देखा यार 6.02% की वृद्धि हुई। टारगेट हमने रखा 5% की वृद्धि दर का, वार्षिक वृद्धि दर का, लेकिन हमने अचीवमेंट कितनी कर ली? 6.02%। और एक नारा और दिया गया था इस समय पे, भोजन, काम और उत्पादन। भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका कि ये कब दिया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी जी जब दिया गया था।
दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक ही चली। मानव संसाधन का विकास करना इसका उद्देश्य था। और उस समय पर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो नरसिम्हा राव थे। अब तुम्हें एक मिनट यहाँ पे रुको, तुम ये सोच रहे होगे भाई साहब ये तो बता दो 1985 से 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना हो गई। 7वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई 1990 में, अगली कब आनी चाहिए 1990 से 1995 तक। लेकिन यहाँ पे तो 2 साल का गैप हो गया, ये कहाँ गए ये भी तो बता दो। तो देखो हमारे देश में बहुत ज्यादा स्थिरता का माहौल हो गया था 1990-91 के दशक में, है ना। और उस समय हमारे पास जो केवल भंडारण बचा था ना वो $1 बिलियन का ही बचा था। केवल 15 दिन तक हम तेल चला सकते, इतना हमारे पास एनर्जी, मतलब इतनी एनर्जी के लिए ही पैसे बचे थे। 1991 से पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी एक प्रकार की बंद अर्थव्यवस्था थी। हम चाहते थे कि हमारे देश में उत्पादन हो, हमारे देश के जो गरीब मजदूर तबका ये आगे बढ़ा, इस वजह से हमने अर्थव्यवस्था को ज्यादा खोला नहीं था अपनी को। लेकिन जब हमने देखा कि यार अब हमारी मतलब पैर खड़े हो गए, अब हमारे बस की नहीं रहा, तो हमारे देश के उस समय के वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी, जो बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे 2 टर्म के लिए। उनके द्वारा 3 रिफॉर्म करे गए। कौन कौन से? प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, जिन्हें एलपीजी रिफॉर्म के नाम से भी हम जानते हैं, 1991 में करे गए थे। और इसके द्वारा ये जो हमारे देश में अस्थिरता आ गई थी, आर्थिक हलचल मच गई थी, आर्थिक स्थिरता आ गई थी, इसे काफी हद तक इनके द्वारा टैकल कर लिया गया। ये एलपीजी रिफॉर्म मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। मनमोहन सिंह जी हमारे देश के उस समय वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव क्या थे? उस समय के प्रधानमंत्री थे। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका, फिर मत बोलना क्वेश्चन कहां से आया कि क्वेश्चन बताया नहीं था। क्वेश्चन बताया था, तुमने ध्यान से सुना नहीं था। तो एलपीजी रिफॉर्म याद रखना। ये देखो 1990 और 1990 में तो 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई। तो 1990 से 1991 और 1991 से 1992 इस दौरान हमने वार्षिक योजनाएं लॉन्च कर दी, क्योंकि हमें लगने लगा कि अब हमारे बस की बात नहीं है 5 वर्ष के लिए चलाना, क्योंकि देश में अस्थिरता का माहौल बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से हमने वार्षिक योजनाएं लॉन्च कर दी थी। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। 2 वार्षिक योजना शुरू हुई थी। कब? पहली 1990 से 1991, दूसरी 1991 से 1992। एग्जाम में पूछा जाता है। फिर इसके बाद हमने अपनी 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू करी। जब हमारे यहाँ पे रिफॉर्म हो गए, हमारे देश में थोड़ी थोड़ी स्थिरता आने लगी, फिर हमने अपनी ये 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू करी। इसे मानव संसाधन का विकास। देखो मानव संसाधन कब बन जाता है ना? जब तुम उसे एक अच्छी एजुकेशन देते हो, अच्छी हेल्थ सिक्योरिटी देते हो और अच्छा खाना देते हो, तो वो मानव क्या बन जाता है? फिर संसाधन बन जाता है। जैसे तुम किसी बच्चे को देखो, जब उसे वो बचपन में होता तो उस पर पैसा खर्च कराया जाता है, उसकी एजुकेशन में, उसकी पढ़ाई में, उसके मतलब स्वास्थ्य के ऊपर, हर चीज पे। जब वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाता तो घर वालों के लिए एक तरीके से क्या हो जाता है? वो कैपिटल बन जाता, मतलब एक तरीके से इनकम जनरेट करने का साधन बन जाता। तो इसे ही बोलते संसाधन। जिस व्यक्ति को ये 3 चीज मिल जाती अच्छी कैटेगरी की, एजुकेशन, हेल्थ और फूड, वो क्या बन जाता? मानव संसाधन बन जाता। फिर आई होप तुम्हें मानव संसाधन पता चल गया होगा। तो मैं मानव संसाधन की बात कर रहा हूं, तो मानव संसाधन का विकास यानी कि एजुकेशन पर जोर देना, एजुकेशन पर जोर दिया गया था उस समय पे, और जो फूड सिक्योरिटी उस पर काम किया गया था, और लोगों के स्वास्थ्य पे भी ध्यान रखा गया था। तो 3 चीज याद रखना है मानव संसाधन का विकास। जीडीपी की दर कितनी रखी? 5.6%, लेकिन हमने अचीव कितनी कर ली? 6.8%। हमने वार्षिक दर कितनी निर्धारित करी? 5.6, लेकिन अचीव कितनी कर ली? 6.8। तुम भी अपना टारगेट बनाते होंगे ना रोज का कि भाई आज हमें पॉलिटी पढ़नी, ज्योग्राफी पढ़नी, हिस्ट्री पढ़नी, पढ़ ली, इसके बाद चलो ये इतना तो अचीव कर लिया, आज चलो एक काम करो करंट का रिवाइज और कर लो, है ना। तो ये क्या हो गया? तुमने ज्यादा अचीव कर लिया। और जब तुम कभी ज्यादा अचीव करते हो तुम्हें मोटिवेशन मिलता, और वो मोटिवेशन ही तुम्हें आगे बढ़ाता। पीएम रोजगार योजना कब लॉन्च करी गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1993 में। राष्ट्रीय महिला कोष 1993 में बनाया गया था, और भारत WTO का सदस्य बन गया 1995 में। जब मैंने तुम्हें बता दिया भाई साहब कि हमने क्या कर दिया, 3 रिफॉर्म लिया है हम, एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो अब हम क्या करेंगे? पूरे देश के साथ पूरे विश्व के साथ मुक्त व्यापार करने के लिए हमें WTO का सदस्य बनना ही पड़ेगा। इस वजह से हम 1995 में इसका सदस्य बन गए। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हमने अपने देश में क्या कर दिया था?
73 और 74 अमेंडमेंट कर दिया था संविधान में। किसके लिए? पंचायती राज सिस्टम और नगरपालिका विकसित करने के लिए। 73वां 74वां याद रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये 73वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड था? तो पंचायती राज से, और 74वां किससे था? नगर पालिका से। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मेरा ये है, तुम ये बता दो अभी कि इनके लिए एक एक हमारे संविधान में अनुसूची जोड़ी गई, तो वो अनुसूची कौन सी है? पंचायती राज के लिए कौन सी अनुसूची, और जो नगर पालिका के लिए वो कौन सी अनुसूची? बात करते हैं हम नवी पंचवर्षीय योजना के बारे में। ये 1997 से 2002 तक चली। इसका जो उद्देश्य था, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण करना हमें चीजों का। टारगेट कितना रखा गया? इससे हमने खुश होकर क्या रखा? टारगेट अपना 6.5% का रखा, लेकिन हम 5.4% ही अचीव कर पाए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मंदी इसका कारण था, इस वजह से ये हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए। अब देखते हैं हम 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं में क्या था? 2002 से 2007 तक चली। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय कितनी करनी? दोगुनी करनी। जैसा हमारे देश में जब एनडीए की सरकार आई है अभी 2014-15 में, तो इनके द्वारा टारगेट क्या रखा गया कि 2022 तक हम क्या करेंगे? किसानों की इनकम जो है वो डबल कर देंगे। ये बात तो अलग है कि डबल हो गई, हालांकि किसानों की इनकम डबल हो गई, लेकिन ये बात अलग है कि इसके पैरेलल में महंगाई इतनी बढ़ गई कि वो इक्वली चल रहा, लग नहीं रहा कि वो बढ़ गई। इसके साथ एक टारगेट और रखा गया था कि 2007 तक हमें साक्षरता और मजदूरी दरों में लैंगिक अंतर को 50% से कम करना। जो हमारी एजुकेशन है और जो मजदूरी, जो मतलब देखो महिलाओं के लिए जो देखो काम, जो मजदूरी करती थी महिलाएं और पुरुष दोनों, उसी काम के लिए पुरुषों को ज्यादा पैसे दिए जाते थे और सेम काम अगर महिला कर रही तो उसे कम दिए जाते थे। तो इसे कम करने के लिए टारगेट रखा गया था 2007 तक का 50% का। तो याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता कि हमें आधी कर देनी है ये जो अंतर है, लैंगिक अंतर है ना। टारगेट कितना रखा गया? 8% का। उपलब्धि 7.5%। अच्छा चलो कोई ज्यादा अंतर नहीं है। 20 सूत्री कार्यक्रम तैयार करे गए थे इस समय पे। मुद्रास्फीति की दर 5% रखना और 5.02% रही। मतलब महंगाई की जो दर थी वो 5% रखनी थी, लेकिन 5.02% रही, तो ज्यादा अंतर नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज यहां पर समझो, 1 मिनट। अभी मैंने बोला तुम्हें साक्षरता, तो इसके लिए हमारे देश में साक्षरता की जो मतलब लैंगिक अंतर था, इसे कम करने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में एक संविधान के अंदर संशोधन करा गया। कौन सा? 86वां। इसके तहत 86वां संशोधन करा गया कब? 2002 में। इसके तहत क्या करा गया? हमारे देश में शिक्षा का अधिकार, देखो शिक्षा को क्या कर दिया गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया, फंडामेंटल राइट बना दिया गया। और जब फंडामेंटल राइट बनाया तो मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य पता ना क्या होते? नहीं पता? वीडियो है इसके डाल के देखना जरूर। अभी फिलहाल ये समझो कि प्रत्येक नागरिक के लिए जरूरी है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अब शिक्षा दिलाए, ये उसका कर्तव्य है। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो राज्य को निर्देश देना का काम करते हैं, सरकार को निर्देश देना का काम करते हैं, उसमें भी ये चीजें जोड़ दी गई कि सरकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के लिए कानून बनाएगी। ये चीजें भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ दी गई। दोस्तों देखते हैं हम अब 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 2007 में लॉन्च हुई, 2012 तक ही चली। टारगेट क्या रखा गया? तीव्रतम और समावेशी विकास। तीव्र करना लेकिन समावेशी विकास करना। और सिंह रंगराजन जी के मॉडल पर यह आधारित थी। टारगेट देखो कितना टारगेट रखा? 9% का, लेकिन हमने जो वृद्धि दर करी वो कितनी? 8.3% ही अचीव कर पाए, तो कोई बात नहीं। शिक्षा देखो, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थीम रखी गई थी अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा क्यों रखी गई? ये थीम क्या जरूरत पड़ गई? देखो हमारे देश में ना अच्छी चीजें होने के बावजूद भी ना सरकार उन पर ध्यान नहीं देती। हमारे देश में 2002 में संविधान में संशोधन कर दिया कि प्रत्येक बच्चे का अधिकार है, जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा, कि उसे शिक्षा मिले। लेकिन उसे कानून बनाने के लिए हमें लगभग 2002 में संशोधन हुआ, 2009 में जाकर हम वो कानून बना पाए। 7 साल लग गए। तुम समझने की कोशिश करो, 2002 में तो ये एक्ट मतलब संविधान में संशोधन करा गया, लेकिन इसे कानून बनाया गया पूरे 7 साल बाद। तो देखो कितनी गलत बात है ना ये। जब बच्चे का मौलिक अधिकार है कि उसे शिक्षा मिले, तुम्हें कानून बनाना चाहिए ना उसके अधिकारी को रक्षा करने के लिए। बनाया तो, लेकिन 7 साल बाद। अब हम बात करते हैं जरा
एक मिनट यहाँ पे समझो, एक एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये जो 10वीं पंचवर्षीय योजना ये 2 प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई थी। एक कौन थे उस समय में प्रधानमंत्री, कौन थे? एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके कार्यकाल में शुरू हुई थी। इसके बाद मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन गए थे। तो ये 2 प्रधानमंत्री के कार्यकाल में चली। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनिवार्य शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा थीम दी गई थी और शिक्षा का अधिकार जो कानून था बना दिया गया 2009 में। तो राइट टू एजुकेशन, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क। 12वीं पंचवर्षीय योजना तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, इसमें टारगेट रखे गए थे। कृषि, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र में 4% की वृद्धि करना, विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि करना और सभी गांवों में विद्युतीकरण करना, हर गांव में विद्युतीकरण करना, ये इनका टारगेट था। 2012 से 2017 तक ये चली। विद्युतीकरण, देखो इनका थोड़ा सा पैमाना अलग है नापने का, कि ये किसी गांव को कैसे मानते कि इसके अंदर लाइट पहुंच गई नहीं पहुंच गई। ये मान लेते हैं लाइट का खंभा वहां पे है और उससे पिलर जिसे बोलते हैं, और अगर किसी एक घर में भी लाइट की सुविधा है तो मान लेते हैं कि उस गांव में लाइट पहुंच गई। ये बात अलग है कि सारे घर में पहुंची नहीं पहुंची। जैसे क्या है कि पढ़ा साक्षर किसे माना जाता है हमारे देश में? जो अपना नाम लिख लेता है उसे साक्षर माना जाता। अरे नाम तो अनपढ़ भी लिख लेते हैं यार, फिर भी। चलो, टारगेट कितना रखा गया? 8% का। और एक चीज और समझो, इसके बाद हमारे देश में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई, क्योंकि हमारे देश में जो योजना आयोग था उसे खत्म कर दिया गया। और 1 जनवरी 2015 को हमारे देश में एनडीए की सरकार ने क्या करा? नीति आयोग की स्थापना कर दी। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म थी। इसके बाद इनके द्वारा ये बोल दिया गया अब हम कोई पंचवर्षीय योजना नहीं लाने वाले। अब हम क्या करेंगे? अब हम 5 वर्ष के लिए कोई योजना नहीं ला रहे, अब सीधा हम लंबी विकास योजना लाएंगे। 2017 से 2035 तक वो चलेगी। तो चल रही वो विकास योजना, और हर 3 साल के बाद टाइम टू टाइम बताते रहेंगे कि सरकार इस क्षेत्र में क्या कर रही है, लोगों को इसके बारे में बताएंगे। और एक मिनट यहाँ पे, एक मिनट ये और समझो, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ना, ये एक चीज और मेंशन इसमें कर लो कि इसमें जो पहले जो टारगेट रखा वो 9% का रखा था, लेकिन बाद में एनडीसी के द्वारा क्या कर दिया गया? ये टारगेट घटाकर 8% कर दिया गया कि भाई साहब तुम 9% को छोड़ो, 8% की वार्षिक वृद्धि दर से तुम वृद्धि करो, है ना, आगे बढ़ो। तो इस याद रखना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा ये करा गया था। तो आई होप तुम्हें ये सारी की सारी पंचवर्षीय योजना समझ में आ गई होगी। इनसे रिलेटेड अगर तुम्हारे मन में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों, आज के लेक्चर तुम्हें कैसा लगा? अगर पसंद आता है लाइक करना। मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।